वेलकम टू द पढ़ंतु आईएएस। आप सभी का द पढ़ंतु आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम लोग महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में जानेंगे, है ना। क्या उद्देश्य है, क्या दायित्व है। उसके बाद हम लोग पोषण अभियान के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, है ना, योजना के संबंध में वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले देखते हैं केंद्र में और राज्य में इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि केंद्र में क्या स्थिति है इसकी। तो केंद्र में महिला एवं बाल विकास जो कब बना, ये 1985 में एक विभाग के रूप में, महिला एवं बाल विकास विभाग के रूप में ये किसके अंतर्गत आया। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, क्या बोला मैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग के रूप में उभर कर सामने आया। कब, 1985 में। उसके बाद सन 2006 में क्या हुआ, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग करके एक स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा प्रदान किया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के रूप में एक स्वतंत्र मंत्रालय घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद राज्य स्तर में क्या स्थिति है इसकी। तो राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के रूप में क्या है इसकी स्थिति है, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, एक डिपार्टमेंट के रूप में इसकी स्थिति दर्ज की गई है। ये किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, है ना, यह एक स्वतंत्र विभाग है। ठीक है, एक स्वतंत्र विभाग का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि महिला एवं बाल विकास विभाग या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्या उद्देश्य और दायित्व हैं। ठीक है, क्या बोला मैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब क्या, महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि महिलाओं और बच्चों की स्थिति के बारे में क्या है, अवगत कराना है लोगों को। ठीक है, पहला। अब इसमें क्या हो सकता है, महिला एवं बाल विकास बोला है, मतलब हमको जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके संवैधानिक हितों की रक्षा करना है ना, तभी उनका विकास हो सकता है। ठीक है, तो इसका पहला उद्देश्य क्या बोल सकते हैं कि महिला एवं बच्चों का क्या है, बच्चों के संवैधानिक हितों का संरक्षण करना है हमको। ठीक है, सुरक्षा के बारे में बताना है। ठीक है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है, इसमें जो बाल विकास के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कहता है, महिला एवं बाल विकास विभाग कहता है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, वर्ष के बच्चों का क्या करना है, विकास करना है। किस प्रकार का विकास करना है, तो सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का क्या मतलब निकलता है कि उनका मानसिक विकास करना है, उनका जो आपका सामाजिक विकास करना है, शैक्षणिक विकास करना है। ठीक है, उनका बौद्धिक विकास करना है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, बच्चों का एक सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य, महिला एवं बाल विकास विभाग का उद्देश्य क्या हो सकता है कि जितने भी योजनाएं हैं उनको संचालित करना है। किससे रिलेटेड योजनाएं हैं, महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं उसको क्या है, जो अदर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही हैं उसका कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, महिला एवं बाल विकास से संबंधित
से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना। ठीक है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? महिला एवं बाल विकास, तो हम बाल विकास के बारे में तो जान गए, अब महिलाओं को भी तो हम लोग को सशक्त करना है ना, इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य किया जाता है। ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण करने की भी बात की गई है इनके उद्देश्यों में। ठीक है, ये 4 मेजर उद्देश्य हैं इनके। ठीक है, और आगे अब इसके दायित्व देखते हैं हम कि क्या दायित्व है। दायित्व का मतलब क्या कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, किनको? महिला एवं बाल विकास विभाग के क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं उनके, ये देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे संवैधानिक हितों का संरक्षण करना है हमको, ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान करना है, उनका सशक्तिकरण करना है, तो ये किस प्रकार से किया जा सकता है? तो सीधी सी बात है, उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, किनको जागरूक करना है? हम महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं। जागरूक करना, अच्छा अब जागरूक करना है तो किस बारे में जागरूक करना है हमको? तो उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, है ना, संवैधानिक अधिकार के बारे में जानो, हमको क्या करना है? जागरूक करना है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार क्या क्या है? ठीक है, और किसके बारे में जानकारी देना है? तो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, है ना, उसके बारे में क्या है, महिलाओं को अवगत कराना है। अगर महिलाएं जानेंगी ही नहीं कि गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो कैसे उसका लाभ उठा पाएंगी। इसीलिए महिला एवं बाल विकास विभाग का क्या कार्य होता है, क्या दायित्व होता है कि उनको उस योजनाओं से क्या अवगत करा सकें। ठीक है, उसके बाद क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो इसके लिए क्या कार्य कर सकते हैं इन लोग? तो इसके लिए सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या करते हैं, सरकार द्वारा जो भी चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं, है ना, उसका संचालन करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? बाल विकास या महिलाओं के लिए सरकार द्वारा जो अलग अलग विभिन्न मंत्रालयों में चलाए जा रहे अभियान हैं, है ना, उसके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना। मतलब क्या लिखा जाए? विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे अभियान या योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना। ठीक है, अच्छा किस प्रकार से सहायता प्रदान किया जा सकता है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा? देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग के डेटाबेस में क्या है, महिला एवं बाल विकास विभाग जितने भी देश में या राज्य में जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, है ना, उनका पूरा डेटा आंगनबाड़ी कलेक्ट करती है। अब आंगनबाड़ी एकत्र करती है तो वो सारा कहाँ जाता है? महिला एवं बाल विकास के डेटाबेस में। ठीक है, और उस डेटाबेस का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? योजनाओं को संचालित करने में। इस प्रकार से महिला एवं बाल विकास विभाग क्या करती है? सहायता प्रदान कर सकती है। ठीक है, और क्या बोला जा सकता है? जैसे बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो सीधी सी बात है, बच्चों का जो शारीरिक मानसिक एक जो बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास है वो कैसे संभव है? स्वास्थ्य एवं पोषण के द्वारा, है ना। अगर बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, हिष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो क्या होगा? उसका मानसिक विकास हो पाएगा, बौद्धिक विकास हो पाएगा। इसीलिए क्या करती है, ये पोषण अभियान चलाती है। ठीक है, पोषण अभियान का क्रियान्वयन करती है। ठीक, ये समझ में आया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के क्या उद्देश्य हैं और क्या दायित्व हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। महिला एवं बाल विकास
मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाएं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तो 3 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। कौन कौन सी 3 फ्लैगशिप योजनाएं हैं? तो पहला है आपका मिशन शक्ति। ठीक है, जिसको सर ने आपको पढ़ाया दिया है। ठीक है, एक बार बता दिया है, समझा दिया है आपको सर ने। एक और क्या बताया है सर ने आपको? मिशन वात्सल्य, है ना। ये 2 को सर ने बताया है। तीसरा है, कौन सा है तीसरा? मिशन पोषण। ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी है, जिसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो महिला एवं बाल विकास की फ्लैगशिप योजना या तो महिला एवं बाल विकास की कवच योजना। ठीक है, तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछा कि कवच योजनाओं से संबंधित कौन कौन से मिशन चलाए जा रहे हैं, आपके ऑप्शन है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन पोषण, या कोई इनमें से कोई नहीं करके अगर आपको दे दिया। ठीक है, ये तो 3 ये कैटेगरी दिया है और आपको ऑप्शन में दे दिया 1, 2 एवं 3, 1 व 2, 2 व 3 ऐसा करके, या इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन दिया, तो आपको क्या है? टिक मारना है देख के कि कवच योजना में तीनों शामिल है। कौन कौन से? मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन पोषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब देखते हैं कि मिशन पोषण के बारे में जानते हैं। क्या है मिशन पोषण? मिशन पोषण किस प्रकार से स्टार्ट हुआ है? मिशन पोषण एक क्रोनोलॉजी हम लोग डिस्कवर करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे, इसके कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या है मिशन पोषण? तो सबसे पहले क्या हुआ, भारत सरकार ने मिशन पोषण क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, मतलब भारत सरकार ने इसको आरंभ किया है। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया? सबसे पहले सन 1974 में, सन 1974 मतलब 22 अगस्त 1974 में क्या लाया? राष्ट्रीय बाल नीति लाया। क्या लाया? राष्ट्रीय बाल नीति। ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति लागू की। अब इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों को क्या बोला? राष्ट्र की निधि घोषित की गई। राष्ट्र की निधि घोषित की गई। आखिर क्यों ऐसा बोला गया है? क्यों बच्चों को राष्ट्रीय निधि घोषित किया गया? क्योंकि जो बच्चे हैं वो आगे चल के राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बच्चे आगे चल के एक अच्छे पोस्ट में पहुंच के अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देश की आर्थिक गतिविधियों में सहभागी बनते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए बच्चों को क्या बोला गया है? राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय निधि बोला गया है, नॉट नीति, निधि। ठीक है, राष्ट्र की निधि बोला गया है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि 1975 में, ठीक है, अच्छा 1975 तो कौन सा? 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक, गांधी जी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, मतलब ये 2 अक्टूबर 1975 क्या हुआ? इनका 106वां जन्म दिवस हुआ। तो 106वें जन्म दिवस में 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जी के 106वें जन्म दिवस पे क्या किया गया? समेकित बाल विकास योजना, बाल विकास सेवा योजना लागू किया गया। ठीक है, योजना आरंभ किया गया। ठीक है, बाल विकास सेवा योजना कब आरंभ किया? 2 अक्टूबर 1975 को। किनकी जयंती पे? गांधी जयंती पे। कब? 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती का कौन सा जन्म दिवस था? 106वां जन्म दिवस। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं अपन। उसके बाद देखिए, समेकित बाल विकास सेवा योजना, इसको क्या बोला जाता है? ICDS।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए ये केंद्र प्रायोजित योजना है, बट इसको सरकार, राज्य सरकार के साथ सहभागी बन के काम करना था, है ना। तो इसमें किस प्रकार से जो वित्त पोषण किया गया वो किस प्रकार से किया गया उसको देख लेते हैं। जितने भी, जहाँ भी, जिस राज्य या जिस यूटीज़ में, संघ शासित प्रदेश में विधानसभा है ना, वहाँ उस राज्य या उस यूटीज़ में जो वित्त पोषण का रेशियो था, अनुपात था, वो क्या था, केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार 40% वित्त पोषण करेगी, ठीक है, किसका, जो हमारा ICDS समेकित बाल विकास सेवा योजना है उसका, ठीक है। उसके बाद ये रेशियो 90:10, मतलब 90% जो भार है वित्त पोषण का उसको केंद्र सरकार ग्रहण करेगी और 10% कौन करेगा, राज्य सरकार। किस एरिया में, किस जगह पे, तो जो भी हिमालयी राज्य हैं, हिमालयी राज्यों में प्लस जो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उस राज्य में क्या करेगी, केंद्र सरकार 90% वित्त पोषण का भार वहन करेगी और 10% राज्य सरकारें करेंगी, ठीक है। और जिस जगह विधानसभा नहीं है उस जगह क्या करेगा, केंद्र सरकार 100% भार वहन करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं इसका आगे किस प्रकार बढ़े। अभी तक हम लोग देखे 1975 तक कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं पोषण अभियान को लेके, मिशन पोषण को लेके, ठीक है। अब क्या हुआ, 2018 में इसका नाम चेंज करके पोषण अभियान रखा गया, ठीक है, पोषण अभियान रखा गया, ठीक। उसके बाद ये 3 सालों के लिए लागू किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 1 अगस्त 2022 को इसका दोबारा नाम चेंज किया गया और क्या रखा गया, क्या नाम रखा गया, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, ठीक है। इस नाम को रखा गया, किससे परिवर्तित किया गया, पोषण अभियान से चेंज करके क्या रखा गया, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 नाम दिया गया, ठीक है। इसका जो कार्यकाल, इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, समय, वो कब से कब तक रखा गया है, तो 15वें वित्त आयोग का जो टाइम है उस टाइम तक इसका वित्त पोषण किया जाएगा, ठीक है। इसको चलाया जा रहा है 15वें वित्त आयोग के समय तक। क्या समय है इसका, तो 2020-21 से लेके 2025-26 तक, ठीक है। ये याद हो जाएगा हमको 5 साल, अच्छा सॉरी इसको चेंज कर लेना, 2021-22 है, 2021-22 से लेके 2025-26 तक जो हमारा 15वें वित्त आयोग है उसके कार्यकाल तक, उसके टाइम पीरियड तक सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान को क्या है, क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 1 अगस्त 2022 के बाद क्या हुआ है। तो अभी 31 दिसंबर 2022 तक जो देश में क्या है, कितने आंगनबाड़ी चल रहे हैं, कितने हमारे कार्य परियोजना चल रही है ना, उसके बारे में बताया गया है। कहाँ बताया गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो केंद्र सरकार का मंत्रालय है उसमें यह जानकारी दी गई है। क्या बोला गया है, 31 दिसंबर 2022 तक देश में 7180 परियोजनाएं, परियोजना का क्या मतलब है यहाँ, बाल विकास से संबंधित परियोजना, ठीक है, बाल विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। कितनी, 7180 बाल विकास परियोजनाएं चालू की जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये 7180 बाल विकास परियोजनाएं चल तो रही है,
इसके अंदर इसके अंतर्गत कितनी आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं, क्रियान्वित किए जा रहे हैं, ये कितने हैं? तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र इसके अंदर क्रियान्वित किए गए हैं। ठीक है, कितने? 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, ये याद रख सकते हैं हम लोग। ये तो रहा देश के बारे में। अब हम राज्य का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो राज्य के बारे में भी जान लेते हैं कि राज्य में कितने बाल विकास परियोजना चल रही हैं, कितनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में 220 बाल विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं। कितने? 220 बाल विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है वह कितना है? 51,886 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ठीक है, इस 51,886 आंगनबाड़ी केंद्र में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं? तो वो है आपके 51,071 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोग बेनिफिशियरी हैं, है ना, ये जानना है। कितने लोग एलिजिबल बेनिफिशियरी, कितने लोग पात्र लाभार्थी हैं। ठीक है, तो कितने पात्र लाभार्थी हैं इसमें? पात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी बताया गया है? तो इसमें जो पात्र लाभार्थी हैं वह कितने हैं? लगभग आपके 26,21,000 है ना, 26.21 लाख जो आपके पात्र लाभार्थी हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इस आंगनबाड़ी केंद्र का लाभ ले सकते हैं, पोषण अभियान का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या पोषण अभियान के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो पोषण अभियान के उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहला उद्देश्य क्या हो सकता है? हम लोग पोषण क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चे का जो मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास है वो संभव हो सके, है ना। क्या बोला मैं? बच्चों का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास हो सके। ठीक है, और क्या हो सकता है? ये सब होने के लिए क्या करना है हमको? बच्चों का जो स्वास्थ्य है और जो बच्चों का पोषण है उनको ध्यान देना है। मतलब इसका सेकंड उद्देश्य क्या हो सकता है? जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, है ना, वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण प्रदान करना, है ना, बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण प्रदान करना है। ठीक है, मतलब क्या बोला? 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण को में सुधार करना है ना, उनको कुपोषण से हमको सुपोषण की ओर लाना है। क्या बोला मैं? सुधार करना है। ठीक है, सुधारना है, इनको कुपोषित होने से हमको बचाना है। ठीक है, ये हमारा पोषण अभियान का एक मेन उद्देश्य है। और क्या है? पोषण अभियान का एक उद्देश्य ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि माताओं को क्या है, एक नॉलेज, एक ज्ञान का ज़रूरत नहीं होता कि बच्चों को किस प्रकार हम बच्चों के स्वास्थ्य का, है ना, उनके सेहत का हम ख्याल रख सकें, किस प्रकार से उनको न्यूट्रिशन, उनको पोषण प्रदान किया जाए, यह महिलाओं को एक नहीं पता रहता। तो हमको क्या करना है? उन महिलाओं को जानकारी देना है, उन महिलाओं को शिक्षित करना है ताकि वो अपने बच्चों को क्या कर सके, अच्छा उनका स्वास्थ्य का देखभाल कर सके, उनको अच्छा एक पोषण प्रदान कर सके, है ना, एक संतुलित आहार दे पाएँ। तो क्या बोल सकते हैं? माताओं को जागरूक करना है हमको। ठीक है, किस बारे में? ताकि उनके बच्चों का जो पोषण है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनको किस प्रकार से संतुलित आहार देना है, इसके बारे में हमको उनकी माताओं को, जो महिलाएं हैं, उनको जागृत करना है। ठीक है, और क्या है? तो पोषण हम लोग क्यों प्रदान कर रहे हैं? तो पोषण हमको कुपोषण से बचाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो कुपोषण से बचाना है, और कुपोषण होता है तो क्या होता है? मृत्यु दर बढ़ता है।
तो हमको मृत्यु दर को कम करना है ना, कुपोषण को कम करना है या ख़त्म करना है। अच्छा, मृत्यु दर तो माताएं भी इससे का शिकार बनती हैं और बच्चे भी इसका शिकार बनते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मातृ मृत्यु दर और क्या है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, को क्या करना है, हमको कम करना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, बाल विकास के लिए हमको बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भी विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा सेवाएं चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उसके क्रियान्वयन में सहायता किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? पोषण अभियान के द्वारा, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में सहायता प्रदान करना, ठीक है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो ये कितने हो गए आपके? 5। ये 5 मुख्य उद्देश्य हैं जो पोषण अभियान से संबंधित है, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि पोषण अभियान में किस प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड की जाती है, कौन सी सेवाएं दी जाती है और वो सेवाएं किनको प्रदान की जाती है, मतलब उसके उस सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कौन हितग्राही कौन है ना, ये जानना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन जो उद्देश्य हैं, अभी जो मैं उद्देश्य बताया, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ सेवाएं दी जाती हैं और उस सेवाओं को प्रदान करने के लिए कुछ हितग्राही, किनको ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इन सेवाओं के हितग्राही कौन हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं कि कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो सबसे पहला और जो मुख्य है वह है टीकाकरण का कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम किनको प्रोवाइड किया जाता है, इसके हितग्राही कौन है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि पोषण अभियान किसके लिए चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, है ना, और 15 से लेकर 45 वर्ष के जो महिलाएं हैं उनके लिए, ठीक है। और जो किशोरी बालिकाएं हैं, किशोरी बालिका का मतलब क्या हो गया आपका, जो 10 साल से लेके 11 साल से लेके 19 साल तक की जो बच्चे हैं, या जो आपका WHO बताता है किशोर को परिभाषित करता है, वह कितना है, 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष, ठीक है। मतलब किशोरी बालिका मतलब आपके जो 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष के जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके बारे में यह बताता है। जो धात्री माताएं हैं, धात्री माताओं का क्या मतलब होता है, एक ऐसी महिलाएं जो स्तनपान कराती हैं अपने बच्चों को, है ना, उनको क्या बोला जाता है, धात्री माताएं, ठीक है, उनके लिए। और एक क्या होता है, शिशुवती माताएं, ठीक है। इन 4-5 लोगों के लिए ही क्या है, पोषण अभियान चलाया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इनको ही हम वैक्सीनेट करेंगे, है ना, इन्हीं के लिए ही टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो किसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है, यह देखते हैं किनको ज़रूरत है टीकाकरण के लिए। तो सबसे पहले तो जो गर्भवती माताएं हैं, है ना, गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, गर्भवती महिला को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, इनके लिए क्या होता है, टीकाकरण कार्यक्रम होता है। और कौन हो सकता है, तो जो किशोरी बालिकाएं होती हैं, ठीक है, ये क्या है, टीकाकरण के लिए हितग्राही कौन कौन है, गर्भवती महिलाएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और किशोरी बालिकाएं, ठीक है। अब और कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है, तो स्वास्थ्य का जांच करवाया जाता है, ठीक है। जो हेल्थ चेकअप है, उस हेल्थ चेकअप की सुविधाएं प्रदान की जाती है। किनको प्रदान किया जाता है हेल्थ चेकअप, तो हेल्थ चेकअप तो सबको ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितनी भी जो गर्भवती माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, है ना,
जो धात्री महिलाएं हैं, ठीक है, इन सब को क्या है, धात्री महिलाएं हैं, और आपकी किशोरी बालिकाएं हैं, ठीक, किशोरी बालिकाएं, ठीक, और क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को भी तो ज़रूरत पड़ता है ना। इन सबको स्वास्थ्य जांच का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ कौन है हितग्राही, गर्भवती महिला, शिशुवती महिलाएं, धात्री माताएं, किशोरी बालिकाएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, ठीक। अब और क्या है, तो पूरक पोषाहार, ठीक है, पूरक पोषाहार, इसको किसको पोषाहार प्रदान किया जाता है, किनको दिया जाता है पोषाहार। तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं किनको प्रदान किया जाएगा, जो आपके 6 माह से लेके 6 वर्ष के बच्चों को, है ना, 6 माह से लेके 6 वर्ष के बच्चों को। क्यों यहाँ 0 से 6 नहीं लिखाया, क्योंकि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे रहते हैं, 0 से 6 माह के जो बच्चे रहते हैं, इनको माताओं का, है ना, उनकी माताओं का ही दूध का सेवन कराया जाना चाहिए। इस बीच केवल दूध ही एक लिक्विड मात्र है, एक उनके लिए आहार रहता है जो उनके लिए सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। 6 महीने के बाद ही आप उनको कुछ सेमी लिक्विड चीज़ या लिक्विड चीज़ का सेवन करा सकते हैं, ठीक है। तो पूरक पोषाहार का कौन है हितग्राही, किनको प्रदान किया जाता है, तो 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को किया जाता है। और किनको और किनको प्रदान किया जाता है पूरक पोषाहार, और किनको प्रदान किया जाता है, तो गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। जो शिशुवती महिलाएं हैं उनको प्रदान किया जाता है, ठीक है, शिशुवती महिलाओं को प्रदान किया जाता है, ठीक। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, टीकाकरण सेवा के बारे में जान गए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है वो देख लिए, किनको प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, स्वास्थ्य जांच, है ना, हेल्थ चेकअप किनके लिए होता है, तो ये देख लिए। उसके बाद पूरक पोषाहार, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब 3 और सेवाएं बची हुई है, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी और 3 सेवाएं बची हुई हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पोषण, है ना, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा, ये किनको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये है आपके स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य तो सबके लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 15 से लेकर 45 वर्ष की सारी महिलाओं को के लिए क्या है, ये सेवाएं प्रदान की जाती है। उसके बाद शिक्षा बोला है, तो शिक्षा किनको प्रदान किया जाएगा, तो जो भी, अच्छा यहाँ जो शिक्षा है वह क्या है, जागरूकता वाला शिक्षा है, ठीक है। जागरूकता वाला शिक्षा मतलब सारी जो भी महिलाएं हैं उनको सबको प्रदान किया जाएगा। किनको किनको प्रदान किया जाएगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं, है ना, जो शिशुवती महिलाएं हैं, जो किशोरी बालिकाएं हैं, है ना, इन सबको प्रदान किया जाएगा। और जो 5वां सेवा है वह क्या है, शाला पूर्व सेवा। शाला पूर्व सेवा, शाला पूर्व शिक्षा, ठीक है, जो प्री स्कूलिंग बोला जाता है, जो किंडरगार्टन बोला जाता है प्राइवेट स्कूलों में, उसको यहाँ क्या बोला जाता है, शाला पूर्व शिक्षा, प्री स्कूलिंग बोला जाता है, ठीक है, आंगनबाड़ी, ठीक। ये किनको प्रदान किया जाता है, तो ये है 3 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को प्रदान किया जाता है। बच्चों मतलब जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं, मतलब जो बालक हैं और बालिका हैं, दोनों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब एक और है जिसको बोला जाता है संदर्भ सेवा, संदर्भ सेवा या रेफरल सेवा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें निर्देशित सेवाएं होती है। कौन सी सेवाएं होती हैं, निर्देशित सेवाएं होती हैं, ठीक है। निर्देशित सेवाओं का क्या मतलब होता है कि इसमें आपको सचेत किया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी, है ना। तो किस प्रकार की जानकारी दी जाएगी, तो जो 0 से 6 बच्चे हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, है ना, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी कि कुपोषित बच्चे क्या होते हैं, है ना। जो विकलांग बच्चे हैं वह कौन होते हैं, किनको विकलांग बच्चे कहा जाता है, ठीक है।
किनको कौन से जोखिम वाले बच्चे हैं, कौन से ज़्यादा गंभीर जोखिम वाले बच्चे हैं, इन सब का जागरूकता है ना, इन सब के बारे में हमको शिक्षा जागरूक कराया जाता है। तो वह कौन सी सेवा आती है, वो निर्देशित सेवा, संदर्भ सेवा या रेफरल सेवा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि सेवाएं देख लिए, इस सेवाओं को पाने वाले हितग्राही कौन है ये देख लिए। अब देखते हैं कि आंगनबाड़ी में पोषक आहार किस प्रकार से प्रदान किया जाता है। ठीक है, बच्चों को किस प्रकार से प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो पोषाहार किस प्रकार से प्रदान किया जाता है बच्चों को, ये देखते हैं। तो इसमें 6 माह से लेके 3 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, 6 माह से लेके 3 वर्ष तक के बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो सामान्य बच्चे, और एक मध्यम कुपोषित बच्चे, और एक है जो गंभीर अवस्था में कुपोषित बच्चे हैं, गंभीर कुपोषित बच्चे, है ना। इनको किस प्रकार से आहार दिया जाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर क्या है बताया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से बताया गया है इसमें। तो जो सामान्य एवं मध्यम कुपोषित वर्ग के जो बच्चे हैं, मध्यम कुपोषित बच्चे, ठीक है, इनको क्या दिया जाता है। तो इनको जो आपका रेडी टू ईट फूड होता है, रेडी टू ईट फूड, क्या बोला, रेडी टू ईट फूड, इसका कितना मात्रा दिया जाता है। तो इसका 125 ग्राम मात्रा प्रदान किया जाता है। किनको प्रदान किया जाता है, तो जो सामान्य बच्चे हैं और जो मध्यम कुपोषित बच्चे हैं, ठीक है, उनको कितना प्रदान किया जाता है, रेडी टू ईट फूड का 125 ग्राम प्रोवाइड किया जाता है। इस 125 ग्राम में कितनी मात्रा में प्रोटीन है, तो यहाँ पर जो है वह कितना है, 15.92 ग्राम, 15.92 ग्राम क्या है, प्रोटीन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और इसमें कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो इसमें हमको 512.73 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, मिलता है किसमें, रेडी टू ईट फूड 125 ग्राम में। ठीक है, अच्छा, इसका जो पैकेट आता है वह कितने का रहता है, तो वो रहता है आपका 6 दिन के लिए रहता है। तो 6 दिन के लिए मतलब आपको 125 × 6 करना है, तो कितना आएगा, 750 ग्राम। ठीक है, मतलब जो आपका पैकेट होता है वह 750 ग्राम का एक पैकेट होता है, जिसको 6 दिन में 125 ग्राम करके देना रहता है। किनको देना रहता है, जो सामान्य बच्चे हैं और जो मध्यम कुपोषित बच्चे हैं उनको। ठीक है, कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना प्रोटीन मिलता है 125 ग्राम रेडी टू ईट फूड में, तो 15.92 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक है, कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, तो 512.73 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अच्छा, ये तो हो गया मध्यम और सामान्य बच्चों के लिए। जो गंभीर अवस्था में है, मतलब जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, गंभीर कुपोषित बच्चे, इनको रेडी टू ईट फूड का 200 ग्राम प्रदान किया जाता है। ठीक है, रेडी टू ईट का 200 ग्राम प्रदान किया जाता है। ये कितना रहता है, 6 दिन के लिए देंगे तो 1200 ग्राम के आसपास का पैकेट रहता है। ठीक है, इसमें कितना एनर्जी मिलेगा, तो इसमें जो बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वह कितना है, 25.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और एनर्जी कितना है, तो 820.38 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, किससे, जो रेडी टू ईट फूड है उसके 200 ग्राम की मात्रा से हमको कितना एनर्जी मिलता है, 820.38 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। कितना प्रोटीन मिलता है, तो 25.5 ग्राम। ठीक है, 25.5 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये किसके लिए था, तो 6 माह से लेके 3 वर्ष के बच्चों के लिए। अब देखते हैं जो 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको, मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्र में क्या है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए उनको नाश्ता प्रोवाइड किया जाता है। ठीक,
नाश्ता प्रोवाइड किया जाएगा, उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। तो नाश्ते में क्या मिलता है, खाने में क्या मिलता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नाश्ता का बात करते हैं। तो नाश्ता में क्या होता है, जो इसके नाश्ते में ये है कि सोमवार उसके बाद मंगलवार को छोड़ के बुधवार, गुरुवार छोड़ के शुक्रवार को क्या होता है, आपको रेडी टू ईट फूड मिलता है। ठीक है, रेडी टू ईट फूड मिलता है। कितना मिलता है, तो ये आपको मिलता है 40 ग्राम। ठीक है, इस 40 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना एनर्जी मिलता है, तो 5.10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और एनर्जी कितना मिलता है, तो इसका एनर्जी आपका है 164 किलो कैलोरी एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। उसके बाद क्या हुआ, जो बच गया मंगलवार और गुरुवार और कौन सा बचा, शनिवार। ठीक है, इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें पोहा प्रोवाइड किया जाता है 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम पोहा प्रोवाइड किया जाता है। इस पोहा में कितना प्रोटीन और कितना एनर्जी रहता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होता है, यहाँ पे जो प्रोटीन होता है उसका मात्रा कितना होता है, 3.24 ग्राम प्रोटीन मिलता है और लगभग 177 किलो कैलोरी आपको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये हुआ आपका नाश्ता। ठीक है, नाश्ता में मैं क्या बताया, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को क्या मिलता है, रेडी टू ईट फूड का 40 ग्राम का मात्रा प्रोवाइड किया जाता है। कितना प्रोटीन रहता है, तो इसमें रहता है 5.1 ग्राम प्रोटीन और 164 किलो कैलोरी के आसपास एनर्जी प्रोवाइड होता है। और जो इसके अलावा बचे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, उसमें क्या होता है, उसमें पोहा प्रोवाइड किया जाता है 40 ग्राम, जिसमें 3.24 ग्राम प्रोटीन होता है और 177.15 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। अब देखते हैं कि लंच में, मध्याह्न भोजन में क्या मिलता है और किन को मिलता है, तो 3 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या प्रोवाइड होता है, तो इसमें जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, है ना, गंभीर कुपोषित बच्चों को रेडी टू ईट फूड प्रोवाइड किया जाता है। कितना, तो 65 ग्राम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस 65 ग्राम में कितना एनर्जी रहता है, कितना प्रोटीन रहता है, तो इसमें जो आपका बताया गया है मात्रा प्रोटीन का, वह है 8.28 ग्राम प्रोटीन, 8.28 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और एनर्जी कितना है, तो एनर्जी बताया गया है 266.62 किलो कैलोरी ऊर्जा एनर्जी प्रदान किया जाता है। ठीक है, किनको प्रदान किया जाता है, गंभीर कुपोषित बच्चों को। अब जो नॉर्मल जो बच्चे हैं प्लस जो मध्यम कुपोषित बच्चे हैं प्लस जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, इनको मतलब सभी को 3 से 6 वर्ष के जो भी आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन सभी को क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो 2 रोटी प्रोवाइड किया जाता है, 2 छोटी रोटी प्रोवाइड की जाती है। फोर्टिफाइड जो चावल हैं, फोर्टिफाइड चावल प्रोवाइड किया जाता है। और कभी कभार मिक्स दाल प्रोवाइड किया जाएगा, कभी कभार सिंपल दाल प्रोवाइड किया जाता है ना। और क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो सोयाबीन की सब्ज़ी प्रोवाइड की जाएगी, या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जिस क्षेत्र में का आंगनबाड़ी है उस क्षेत्र का जो सब्जी है, हरी सब्जी जो उपलब्ध हो सकता है ना, आसानी से जो उपलब्ध हो सकता है, वह हरी सब्जी है ना, जो स्थानीय उपलब्ध हरी सब्जियां हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो गुड़ प्रोवाइड किया जाता है ना, खाने के साथ कुछ मीठा हो जाए तो कुछ मीठे में क्या प्रोवाइड किया जाता है, गुड़ प्रोवाइड किया जाता है। अब इन सब का कितना मात्रा है, तो इन सब में हमको कितना मात्रा है,
यह 14.25 ग्राम प्रोटीन इसमें पाया जाता है और इसमें जो एनर्जी है वह 397.81 किलो कैलोरी ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इन सब में कितना रहता है प्रोटीन, 14.25 ग्राम प्रोटीन रहेगा और 397 किलो कैलोरी एनर्जी ऊर्जा प्रदान किया जाता है। अब ये तो हो गया शिशु के लिए। माताओं के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो जो हमारे गर्भवती या शिशुवती माताएं हैं जिनको पोषण का सख्त ज़रूरत होता है ना, गर्भवती या शिशुवती माताओं को क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो इनको रेडी टू ईट फूड का, किसका, रेडी टू ईट फूड का 150 ग्राम का मात्रा प्रोवाइड किया जाता है। कितना, 150 ग्राम का मात्रा प्रोवाइड किया जाता है किसका, रेडी टू ईट फूड का। इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 19.12 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और एनर्जी कितना होता है, तो एनर्जी का बताया है 615.28 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। क्या क्या मैं बताया, 0 से आपके 3 वर्ष के जो 6 माह से लेके 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से लेके 6 माह के बच्चे, इस 6 वर्ष के बच्चे। ठीक है, किसका किसका बताया, 6 माह से लेके 3 वर्ष के बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद देखें 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ते में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद हम लोग देखें कि 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बच्चों को मध्याह्न भोजन में क्या क्या पोषाहार प्रदान किया जाता है। उसके बाद लास्ट में देखें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो शिशुवती माताएं हैं, उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बात किया रेडी टू ईट फूड के बारे में, है ना, क्या बोला, रेडी टू ईट फूड, है ना। रेडी टू ईट, इसको तो गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में। बट इसमें क्या क्या सामग्री ऐड की जाती है उसके बारे में हमको जानना होगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिहाज से थोड़ा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें इंक्लूड रहता है, तो इसमें जो रहता है गेहूँ रहता है, गेहूँ के साथ साथ क्या रहेगा, सोयाबीन रहेगा, सोयाबीन के साथ सोयाबीन का तेल रहता है इसमें, ठीक, और क्या है, दाल इसमें आपका रहेगा, चना, शक्कर और कुछ मात्रा में रागी। ठीक है, क्या क्या बताया, गेहूँ, सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, रागी, चना और शक्कर। ठीक है, इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा आपको मिलेगा इसमें मूंगफली का दाना। ठीक है, क्या मिलेगा, मूंगफली का दाना। क्या क्या बताया एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, पहला गेहूँ, उसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का दाना, और आपको मिलेगा इसमें चना, शक्कर और क्या बताया था एक रागी। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। अच्छा, ये मात्रा जो है इसमें अगर देखें तो 100 ग्राम मात्रा में इसमें कितना प्रोटीन हमको मिल जाता है, तो 12.75 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और 410 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, रेडी टू ईट फूड का सामग्री क्या क्या है, तो इसमें गेहूँ, सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, चना, मूंगफली का दाना और शक्कर और रागी। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। इसके 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो 12.75 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 410 किलो कैलोरी ऊर्जा एनर्जी प्रदान की जाती है। अच्छा, इसमें जो गेहूं है इसको सरकार के द्वारा जो बीपीएल दर में प्रदान किया जाता है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो सरकार के द्वारा रेडी टू ईट फूड निर्माण करने वाली जो एजेंसी है
कौन निर्माण करती है? तो इसको जो निर्माण करती है छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा निर्माण किया जाता है। कौन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है और इनको सरकार के द्वारा बीपीएल दरों पे, है ना, गेहूं का मात्रा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी जो शेष मात्राएं हैं, शेष सामग्री है, इसको जो सामान्य दर है, जो बाजार मूल्य है, उसी में ही इनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, आज हम लोग इतना ही करते हैं, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़े हैं ये एक बार देख लेते हैं। आज हम लोग क्या देखें? महिला एवं बाल विकास के बारे में जाने। महिला एवं बाल विकास विभाग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कहाँ है? तो वह केंद्र स्तर पे है। ठीक है, ये हम लोग देखें। उसके बाद देखें महिला एवं बाल विकास विभाग या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उद्देश्य क्या है, दायित्व क्या है। उसके बाद देखें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाएं, कार्यक्रम कौन से हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग फिर आगे बढ़े। मिशन पोषण के बारे में देखें। मिशन पोषण के बारे में हम लोग एक जाने कि कब से स्टार्ट हुआ है, किस प्रकार से आगे यह चलता हुआ, मतलब पास्ट से लेके प्रेजेंट में किस प्रकार से पहुँचे हैं, वो देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बाद में ये जाने कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या क्या सेवाएं प्रदान की जा रही है और उन सेवाओं को किन को प्रदान किया जा रहा है ना, हितग्राही कौन है उन सेवाओं को लेने में, ग्रहण करने में। उसके बाद हम लोग देखें कि इसमें पोषण के बारे में हम लोग जाने, तो पोषण किस प्रकार और किनको प्रदान किया जा रहा है यह देखें, है ना। पोषण किनको प्रदान किया जा रहा है, तो 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चों को प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, उनको नाश्ते में क्या प्रोवाइड किया जाता है, उनको मध्याह्न भोजन में क्या प्रोवाइड किया जाता है, यह देखें। उसके बाद देखें कि जो गर्भवती महिला हैं, जो शिशुवती महिलाएं हैं, उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद देखें जो रेडी टू ईट फूड हम आंगनबाड़ी केंद्र में प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, उसके अंतर्गत किन सामग्रियों को ऐड किया गया है यह देखें। ठीक है, आज हमारा क्लास इतना ही रहेगा। आगे की क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिटेल नॉलेज लेने, ज्ञान लेने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा, उसी जानकारी को हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल फिर जल्द ही मुलाकात होगी हमारी।